केमिस्ट्री के डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का 2025 में होने वाला पेपर है, तो जिसको यहाँ पर हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे, इसके करेक्ट आंसर्स वगैरह देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ इसमें होता है 17 मार्क्स का, और एमसीक्यूज़ देखते हैं किन चैप्टर से आए हैं, कौन कौन से आए हैं, उनके करेक्ट आंसर्स वगैरह ये सब देखते हैं। तो थॉरोली हम डिस्कस करेंगे। तो एक थॉरो डिस्कशन है जो हमारे यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी इसकी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, सब नंबर 1 है, और ये पहला एमसीक्यूज़ में यहाँ पर आया ना वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आ रहा है। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। लेकिन ये मैट्रिक में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, तो इसका जवाब तो आप दे सकते हैं कि ट्रोपोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लैनेटरी सरफेस टू बॉटम ऑफ डैश। ट्रोपोस्फीयर जो एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो उसके बाद कौन सी जो है ना वो स्फीयर आती है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फीयर आती है। क्यों, तो मैट्रिक में आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। और सेम यही लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दोबारा चैप्टर 12 में आ जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो देखा जाए तो अगर इसने चैप्टर 12 छुआ भी नहीं हो तो इस सवाल का जवाब तो ऐसे ही एमसीक्यूज़ का दे देगा वो आंसर। बहुत बेसिक सवाल है, और ये केमिस्ट्री नहीं है, एक बेसिक साइंस है इसका जवाब, जनरल केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। सेकंड है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 5 एंड थर्ड पीरियड इज डैश। फॉस्फोरस 15 होगा। ठीक है, ग्रुप 5 है और थर्ड पीरियड है, दिस विल बी फॉस्फोरस, तो उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 15 होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड है लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। आज तो जी सी ऑप्शन। ठीक है, आज तो टेस्ट भी है इसका आपका, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर हमारे पास होता है लुकास रिएजेंट, जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सिंपल। तो काफ़ी आसान से एमसीक्यूज दिख रहे हैं अभी हमें। एमसीक्यूज नंबर 5 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्केन्स। अल्केन्स के बारे में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमें जो है वो देखना है। इसको ऊपर करना, डाउन एरो करेंगे ना तो खुद ब खुद ये नीचे आता रहेगा। यस, और करें, बस काफ़ी। नंबर 5 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्केन्स। अल्केन्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट से मुराद की वो चीज़ जो गलत है, जो करेक्ट नहीं है। तो आप लोग क्या बता रहे हैं? आंसर देखा हुआ आपने पेपर ऑलरेडी है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज पैराफिन, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अल्केन्स को पैराफिन भी कहते हैं, हमें पता है, बिकॉज ऑफ देयर लेस रिएक्टिविटी। बी ऑप्शन इट इज एन ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कम, ये हमारा एक ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो बेटा ऊपर करो, आप गलत जा। और करें करते हैं, और करें बहुत, बस सही है। तो इट इज़ नोन एज पैराफिन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। बी ऑप्शन है इट इज़ एन ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड भी होता है और ए साइक्लिक भी होता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बी। सी ऑप्शन है इन अल्केन्स कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो दैट से बात ये गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि अल्केन हमारे पास जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अल्केन हैव द जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बहुत आसान था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो ये सी ऑप्शन समझ में आ गया सबको। तो अभी मूव नहीं करें इसको ऐसे ही रखने। ठीक है, नंबर 6 है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव्स कोक, कोल टार, कोल गैस एंड डैश। ये तो बुक के एमसीक्यूज है, अमोनिया लिक्विड। तो जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कोल की, तो कोक मिलता है, कोल टार मिलता है, कोल गैस मिलती है, और अमोनिया लिक्विड भी हमें जो है वो हासिल होता है, अमीना लिकर। तो अमोनिया भी कोल का जो है वो एक तरह से बाय प्रोडक्ट निकलता है। ये बुक का एमसीक्यूज एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, चैप्टर 6 का, चैप्टर नंबर 3 का। नंबर 7 है व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, what will be formed?
जब 2 मोल इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा 2 मोल सोडियम मेटल से, तो ये ईथर की प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा। अच्छा, ये जो सवाल आया ना क्वेश्चन नंबर 7, तो ये 7 वाला क्वेश्चन आपका ओल्ड बुक से आ रहा है। ये जो पेपर बनाया गया है इसमें गलती से क्वेश्चन 7 डीजे साइंस कॉलेज में ओल्ड बुक से दे दिया गया है, और न्यू बुक में ये रिएक्शन हमारा नहीं है, लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जिसकी बात की जा रही है ना, तो चूँकि अक्सर न्यू बुक ओल्ड बुक में मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मुझे पता नहीं लगता कि ओल्ड बुक में क्या है न्यू बुक में क्या है, तो अक्सर टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये जो आया ना, ये जो एक है, ये एक वो है हमारे पास वुड्स रिएक्शन इसको हम कहते हैं। और चूँकि एनईडी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है वो भी आपको पता है ओल्ड बुक से ही बनता है, तो उसमें आपको ये सवाल मिल सकता है। तो जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करते हैं तो शायद आपने वुड्स रिएक्शन को पढ़ा होगा, सेकेंड ईयर में नहीं है लेकिन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन किसे कहा जाता है? वुड्स रिएक्शन में एक ख़ास रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि RH अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम मेटल से, और जब अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है तो ये R जो है ना वो डबल हो जाता है, R दूसरे R के साथ मिल जाता है और NaX सोडियम हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। कपलिंग रिएक्शन होता है हमारे पास ये, इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले अल्केन्स हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखें, अगर हम यहाँ पर लेते हैं इथाइल क्लोराइड के 2 मोल्स C2H5Cl और इसको रिएक्शन करेंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम से, तो यहाँ इसकी कपलिंग हो जाएगी, यह बन जाएगा C4H10 प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो C4H10 मतलब 1 मोल हमारा C4H10 का बनेगा, मतलब ब्यूटेन का बनेगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? डी ऑप्शन, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। बट फिर वही बता दूं कि वुड्स रिएक्शन जैसी कोई भी चीज़ आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक में नहीं है, ये रिएक्शन नहीं आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे यहाँ पे। तो होता है, इसलिए मैं कॉलेज के पेपर सॉल्व करता हूँ कि हम देख लें, क्योंकि अक्सर बच्चे प्रीलियम देते तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से है। तो समटाइम टीचर इस तरह के माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं पेपर बनाते हुए, वो बहुत ही क्वालिफाइड टीचर होगा, इन्होंने बनाया होगा, लेकिन गलती तो इंसान से होती है, कुछ भी हो जाए। नंबर 8 है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स डैश। तो हाइब्रिडाइजेशन अच्छा, ये तो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज आ गए, वैसे है तो आसान, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है हमारा मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बट ये सवाल है हमारा फर्स्ट ईयर के लेवल का, ठीक है। फर्स्ट ईयर में असल में हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग स्टडी करते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में। सेकेंड ईयर में तो बस उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चूँकि फिजिकल केमिस्ट्री आपको पता है कि हम लोग सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सब पढ़ रहे हैं, और ये फिजिकल केमिस्ट्री है जो डेफिनेशन है। 9th है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस इज डैश। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम की इस कंपाउंड में क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मैंने बताया था क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट कैन बी डोनेटेड बाय ऑल द लिगेंड्स इन अ कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो लिगेंड्स जो दे रहे होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें कि ये ई एन इथाइल डायमीन ये बाइडेंटेट है, ये 2 है, तो यहाँ से 4 आ जाएंगे हमारे पास, और ब्रोमीन मोनोडेंटेट है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 4 + 2 6, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पता है ना, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की सिखाया था मैंने आपको। एक होती है ऑक्सीडेशन नंबर और एक होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए चार्ज देखते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग डेंटिसिटी देखते हैं ना, कि कौन सा मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है, तो 6 आंसर होगा। ये तो 10 ईयर का सवाल है, क्लियर है। तो मसला पूछ भी सकते हैं अगर कोई इशू हो, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। तो नंबर 10th है एन आइसोमर ऑफ एसीटोन इज डैश। एसीटोन का आइसोमर क्या होगा इनमें से? अब एसीटोन किसे कहते हैं? व्हाट इज एसीटोन? प्रोपानोन होता है ना, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। अब अगर हम इसका फॉर्मूला अगर हम निकाल दें तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? C3H6O। अब हम देखते हैं C3H6O और किसका फॉर्मूला, तो हमें आइसोमर मिल जाएगा। अब फॉर्मल्डिहाइड तो होता है HCHO, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें तो कार्बन ही एक है। डाइथाइल ईथर होता है C2H5O C2H5, ये हो गया C4, 4 कार्बन हो गए, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन होंगे, तो ये भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है डी बच गया, तो यही वाला होगा प्रोपायोन एल्डिहाइड। प्रोपायोन एल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये ना भाई।
तो जब आप इसको देखोगे तो C3H6O ये आ रहा है, ठीक है। तो प्रोपायोन एल्डिहाइड और एसीटोन एक दूसरे के आइसोमर्स, और कौन सा आइसोमर है? दे आर एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, बिकॉज आइसोटोन कंटेन्स कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाइल प्रोपायोन एल्डिहाइड कंटेन्स एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? आसान है अभी तक फिलहाल। जहाँ मुश्किल आएगा तो आपको बताऊँगा, तो उसको समझिएगा ठीक से। कोई मसला तो नहीं आता तक? मतलब आपका बोर्ड एग्जाम में आता तो आप भी कर लेते, आप भी तो गलती नहीं करते ना इनमें, गलत कर देते, कर लेते ना सही है सब सवाल। 11th है द फ्लेम कलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज ब्लू वायोलेट। ये चैप्टर 1 हमारा है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ब्लू वायलेट कलर कौन सा अल्कली मेटल देता है? लिथियम कौन? लिथियम तो क्रिम्सन, येलो तो सोडियम देता है, रेड टाइप का देता है, बिल्कुल सही। लिथियम तो है नहीं, सोडियम येलो देता है, पोटेशियम का सिल्वर आता है, तो सीजियम और वीडियम है। क्या करेक्ट है? देखें, फ्लेम टेस्ट किया था ना, फ्लेम टेस्ट चैप्टर 1 में है। तो फ्लेम टेस्ट में पूरा एक टेबल बनी हुई है जिसमें कलर्स लिखे। सीजियम का है ना, ब्लू वायलेट, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? तो फ्लेम टेस्ट में कलर्स याद रखें अल्कली मेटल्स के। ठीक है, ऊपर करें इसको। ठीक है, अच्छा सबको क्वेश्चन तो सबको दिखाई दे रहे हैं ना भाई? मतलब फ़ॉन्ट कोई बड़ा करने की ज़रूरत तो नहीं है, दिख रहा है सबको? क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम रहे फ़ॉन्ट इसका। नेक्स्ट है 12th है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू डैश। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होता है? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ना जब टॉप से बॉटम आते हैं, क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता है ना डाउन द ग्रुप। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा नहीं, ऑक्सीडेशन इफेक्ट भी नहीं होगा। इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो लेफ्ट से राइट नहीं। शील्डिंग इफेक्ट नहीं, ये ऑप्शन गलत है सारे। तो असल में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, है ना भाई? ये होना चाहिए ना। लेकिन चलो, लेकिन उसकी वजह से एटॉमिक साइज में तो इतना वेरिएशन नहीं आता। मेन तो ये होना चाहिए था इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। हाँ, लेकिन ये कि शील्डिंग इफेक्ट भी जोर से पता है, आउटरमोस्ट शेल आ रहे होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रही होती है। तो हम ये कहते हैं कि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है, बट उसका असर आयनाइजेशन पोटेंशियल पर पड़ता है। चलो ये लगा लेते, मसला नहीं है, ठीक है। तो 13th है द मोस्ट रिएक्टिव मॉलिक्यूल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज द फॉलोइंग। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन से आया हुआ है ना, कि ये बताएं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास कौन सा होगा, मतलब कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कीटोन, यस कीटोन तो हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसमें स्टेरिक एंट्रेंस दोनों तरफ होता है। तो डाईइथाइल कीटोन नहीं हो सकता, एसिटोफिनोन भी नहीं हो सकता। अब एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, तो दोनों में, अब दोनों एल्डिहाइड्स हैं, लेकिन जो कम स्टेरिक एंट्रेंस होगा फॉर्मल्डिहाइड में होगा। तभी तो उसका हाईली रिएक्टिव होगा, चूँकि लीस्ट स्टेबल होगा तो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। नंबर 14th है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन गैसियस स्पीशीज ऑफ NO+3 एंड CO+3 रिस्पेक्टिवली आर डैश। मैंगनीज में 3 होगा। हाँ, मैंगनीज हमारे पास है। मैंगनीज जो है ना वो लाइक कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है periodic टेबल में? इतना साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कॉपरेट नहीं, कॉपर जिंक। दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, और ये सारे 8 हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है ना? ये तो पता है सबको। तो डिटेल देख लें कैसे इसका आंसर निकलेगा। अब ये D पर 1 है, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है।
ये D5 है, ये भी D5 है, ये D6 है, ये D7 है, ये D8 है, ये D9 है और ये D10 है और ये भी D10 है। सही है? तो पता है ना सबको, ये बात चैप्टर 2 है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मैग्नीज की बात करते हैं तो D5 मतलब D में जो है वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर मैग्नीज फ्री स्टेट पर है, लेकिन +3 चार्ज का मतलब अच्छा S2D5 है ना असल में। चल मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीज हमारा S2D5 है, मतलब S पर 2 इलेक्ट्रॉन है और D पर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब अगर हमें +3 निकालें, +3 लगाना है कि Mn+3 की बात करें, Mn+3 का क्या मतलब होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वैसे। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पहले S से निकलता है फिर D से निकलता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया और 1 D से निकाल दिया, ये हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे किसमें, Mn+3 में। अब या तो A ऑप्शन करेक्ट है या तो C करेक्ट है, तो उसके लिए अब अगला क्या देखना पड़ेगा, कोबाल्ट +3। अब कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट ये रहा D7, S2D7, S2D 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया कोबाल्ट। ठीक है, D7 हो गया बेटा। अब इसमें प्लस क्या, +3 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 निकाल दें यहाँ से और एक यहाँ से अनपेयर्ड हो जाएगा, तो कितने आ गए इसमें भी 4 अनपेयर्ड आ गए है ना, तो 4,4 हो जाएगा ये ऑप्शन। तो Mn+3 और कोबाल्ट, Mn+3 और कोबाल्ट +3 दोनों में हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो ये इसको निकाल कर देखना पड़ता है, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते कितना है। आपने क्या आंसर दिया था? मैंने कहा था कि मैग्नीज का मैंने D6 अज्यूम कर लिया था इधर। अच्छा, तो गलत हो गया ना वो। 15th है विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये चैप्टर 10 है, ये हमें पढ़ना है। तो क्या MCQs आ रहा है, विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन माल्टोस मॉलिक्यूल। ये ज़्विटर जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये भी चैप्टर 10 से ही है। आयन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनाइन दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड आयन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल आयन होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन, उसको ज़्विटर आयन कहते हैं। एक ऐसा आयन जिस पर कोई चार्ज ना हो, वैसे नॉर्मली आयन्स पे चार्ज होता है, लेकिन ज़्विटर आयन्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या अमीनो एसिड्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ज़्विटर आयन इफेक्ट को। ये चैप्टर 10 का MCQs है। 17th है एस्पिरिन इज़ अ पेन रिलीवर, इट्स केमिकल नेम इज डैश। ये चैप्टर नंबर 11 से है। चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स के बारे में या मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से एक जैसे एस्पिरिन है। अब एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन हमारा जो है वो जैसे सर दर्द की दवाई होती है डिस्प्रिन, तो डिस्प्रिन का केमिकल फार्मूला होता है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का फार्मूला हमारे पास क्या रहता है, ये होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ये हमारे पास केमिकल नेम कह सकते हैं एस्पिरिन का, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये चैप्टर 11 से आया हुआ है। तो MCQs आप देख सकते हैं कि आखिरी के चैप्टर से आते हैं, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ जाता है, अदरवाइज सेक्शन B C तो निकल जाता है बिना इसके। बात समझ में आ गई? अब चूँकि ये पढ़ा ही नहीं होगा इसलिए आपको उसका जवाब पता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। और जिससे पढ़ा है उसको जवाब पता है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन C होता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, सेक्शन 20 के बाद आ गया हमारे पास सेक्शन B इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको देखते हैं। अब इसमें से आपको पता है 4 सवाल करने होते हैं, ऑर्गेनिक से 4 तो इनऑर्गेनिक तो हमें पूरा ही आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राइट डाउन द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम दैट शो इट्स यूनिक बिहेवियर विद ग्रुप 2A। अच्छा, बेरिलियम जो है ना हमारे पास, लिथियम और बेरिलियम, तो ये अपने स्मॉल साइज़ की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अपने ग्रुप के लिहाज से वेरी करता है। तो मैंने आपको कॉपी में लिखवाया नहीं, बुक में है ये चीज़। तो जैसे मान लेते हैं कि अभी आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो आप उसको छोड़ सकते हैं। बेरिलियम को जो रट्टा मारना पड़ता है, बेरिलियम में कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग है। बाकी कर लेते हैं। एक्सप्लेन द ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर बताना है। सिंपल के Cl2 जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास HCl बन जाता है और HOCl बन जाता है, तो एक ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये कर लेंगे। Why chromium exist in, this is exist in 4s1,3d5 configuration but not 4s2,3d1। ये स्टेबिलिटी की वजह से ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। ये भी आराम से हो जाएगा। ये वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन फॉलोइंग ग्रुप के बता दें। ये तो हमने सारे किए, 1A का हो जाएगा,
NS1 1B को हो जाएगा NS2 N-1 D10 था ना, 1 कट 1B का क्या होता है, D10 हो जाएगा ना, D10 और NS1 होगा, सॉरी कॉपर वाली फैमिली है ना ये। 5A का क्या हो जाएगा, NS2 NP3 3 + 2 5। 5B का हो जाएगा NS2 N-1 D3। आता है सबको ये करना, ये जनरल बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। नंबर 5 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग Na2। तो एक्सप्लेन करें Na2 को, तो ये वाई, तो रीज़न सही है, वाई आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एस ब्लॉक एलिमेंट, कि आयनाइजेशन पोटेंशियल टॉप से बॉटम क्यों बढ़ती है, डिक्रीज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। शेल बढ़ता है टॉप से बॉटम तो IP जो हमारी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजली, क्योंकि इजली रिड्यूस हो सकता है, दैट्स वाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही बात है ना भाई। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इनके आउटर मोस्ट, चूँकि ये लास्ट शेल्स और सेकंड लास्ट शेल्स दोनों से बॉन्डिंग कर लेते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखा था ना चैप्टर 2 में, ये सब हो जाएगा ये। तो ये अगर आपको चाहो तो आप ये सवाल भी कर लो, 4 सवाल तो ये बन गए। अगर मान लो इनमें से कोई नहीं आ रहा तो अगला छठा कर लो। व्हाट आर द आउटर एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट डिफाइन करना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को डिफाइन करना है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जो हमारे डी ब्लॉक की होती हैं, एफ ब्लॉक की होते हैं, इनको एक्सप्लेन कर दिया। 7th है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब ये तो आपको पता आता ही है, IUPAC नेम कॉम्प्लेक्सेज, उनके नेम्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाएगा कौन सा करेक्ट नेम है। तो ज़रा देख लें, इसमें नेगेटिव 3 चार्ज लगा हुआ है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा, नाइट्रो है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज डाई नाइट्रो। अब Fe है तो फेरेट लिखाएगा ना यहाँ पर, चूँकि समझ लो यहाँ कैटाइन है तभी यहाँ माइनस आया हुआ है, तो डाई नाइट्रो फेरेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, लास्ट में आइन आ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका, सॉरी हेक्सा नाइट्रो है ना, सॉरी डाई नाइट्रो नहीं, हेक्सा 6 नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो फेरेट डैश। अच्छा अब इसमें क्या आ जाएगा, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1 का -1 होता है ना नाइट्रेट नाइट्रो का, तो ये -6 हो गया, उधर गया तो +6 -3, +6 और -3 कितना हो गया, 3। ये आता है सबको करना के निकालना आता है, शॉर्ट बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो 2 है, इथेनाइन डाइअमाइन है और क्लोरो है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्लोरो पहले लिखा जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास डाई क्लोरो। अब डाई नहीं लिखेंगे, बिस लिखेंगे ना, ऑर्गेनिक है, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, क्रोमियम आएगा चूँकि यहाँ पर इस बार एनाइन है, क्रोमियम, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में क्लोराइड। सही है बेटा। अब कितना आ जाएगा चार्ज, ये 0, ये -2, ये -1, ये 3 आ जाएगा दोबारा। समझ में आ गया, आता है सबको करना ये। नेक्स्ट देखो एक्वा नाइट्रो, एक्वा पहले 3 है, दिस इज ट्राई एक्वा नाइट्रेटो है, ये NO3 नाइट्रेटो, दिस इज ट्राई नाइट्रेटो CO। अब देखो ना, अच्छा यहाँ तो ये क्या चक्कर है, ना कैटाइन लिखा हुआ है, ना एनाइन लिखा हुआ है, ना चार्ज दिया हुआ है, कोबाल्टी लिख दो। ये तो कैटाइन एनाइन होना चाहिए या तो कोई चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है चलो कोबाल्ट लिख देते हैं, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ 0, ये -3, तो उधर गया +3, तो इसका भी 3 आ गया। समझ में आ गया सबको। तो मसला है तो पूछ लो भाई, रिवाइज करा रहा हो, पहली बार नहीं पढ़ा रहे कि आके पढ़ के यहाँ पर देख रहे हो भाई ये क्या हो रहा है सर। सब चीज़ें आती हैं ना, ये सब चीज़ें पक्का आता है बिल्कुल आराम से। मेरे ग्राम मैं तो यूट्यूब पे वीडियो ऑन है तो मैं इसको करा रहा हूँ, वरना जो बच्चे सामने बैठे हैं उनको ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। जब उनके लिए पढ़ा रहा हूँ जो बस शॉर्टकट कुछ वीडियो देखना चाहते हैं कि 1-2 लेक्चर देखकर उनको समझ में आ जाए पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप लोग को ऑलरेडी आता है, क्यों होना चाहिए। तो देखो मसला है कि सवाल गलत है। नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, ये सवाल ही गलत है। पहले बात तो ये कंडीशन ही नहीं बन रही ना। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स आइन कैसे है, कॉम्प्लेक्स लार्ज ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स आइन होता है ना, तो ये तो न्यूट्रल हुआ हुआ, तो ये तो आइन ही नहीं है। या तो इस पर माइनस+ चार्ज हो या चार्ज ना हो तो कैटाइन आयनाइन लगाओ। अब ना यहाँ कैटाइन आयनाइन है ना ही चार्ज है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स आइन है ही नहीं। तो मैंने ऐसे खींच तान के बना दिया बस, ठीक है समझ गए। तो सवाल मिस्टेक है, यहाँ चार्ज लगाना भूल गए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, समझ गए। अगर यहाँ माइनस चार्ज लगा होता तो फिर हम उस वक्त कर देते हैं उसको कोबाल्टेट।
सही है। नेक्स्ट देख लो, दिस इज NH3 एक्वा, तो 4 है ना, दिस सॉरी अमाइन, टेट्रा अमाइन, डबल M से अमाइन होगा, Cu कॉपर ब्रैकेट सल्फेट, ये तो 0 हो गया, ये -2, तो ये आ गया हमारा +2। समझ में आ गया सबको? चारों नाम ऐसे ही लिखा था, क्लियर है? अगला देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन करें हैं। अच्छा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया, सॉरी भाई, मैं कह ऑर्गेनिक की डेफिनेशन कैसे आ गई। चलो ऊपर करो, ऑर्गेनिक देखते हैं इधर। इसका तो 4 सवाल आराम से निकल रहे हैं। अजय तो ज़्यादा चॉइसेस नहीं है पेपर में, इसी तरह से आता है। अब ये पीसी का पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो और करके सब पेपर हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं। ऑर्गेनिक में देखो, डिफाइन द फॉलोइंग, पहला सवाल डिफाइन करें। कैटेनेशन डिफाइन हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, हाइब्रिड, ये तो ये क्यों आएगा ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ईयर का डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट सेकंड ईयर में कभी नहीं पूछेंगे तुमसे, सही है। कुछ और होगा इसकी जगह पर, लेकिन ये भी आएगा तो हम कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है लेकिन सेकंड ईयर में नहीं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हमने सेकंड ईयर में, ना ज़रूरत है, समझ गए। आगे देखते हैं, तो ये सवाल तो हो जाएगा आराम से। 9th है, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, चैप्टर 11 से आ रहा है ये। मान लेते कि नहीं कर रहे, छोड़ दो, अभी पढ़ाई नहीं, कहाँ से करेंगे। मान लो पढ़ेंगे भी नहीं, आगे छोड़ दिया। सवाल पूरा हो रहा है कि नहीं ये देखना है, ठीक है। मेन मकसद ये है सवाल पूरा हो रहा है कि नहीं। राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। तो फॉलोइंग कन्वर्जन को हम यहाँ पर मतलब इक्वेशंस लिखेंगे, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन बनाना आराम से बन जाएगा। ये हमने बेंजीन ले लिया, HNO3 से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और यहाँ पर क्या बन गया, NO2 नाइट्रोबेंजीन बन गया प्लस वाटर। क्लियर हो गया पहला सवाल। इथाइन टू इथानल एसिटाल्डिहाइड बनाना, हाइड्रोलिसिस करेंगे, 2 स्टेप बनेगा, पहले विनाइल अल्कोहल फिर एसिटाल्डिहाइड, सही बात है। कैसे बनेगा, C2H2 लेंगे, पहले उसके साथ रिएक्शन होगा, वाटर हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, वाटर से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, विनाइल अल्कोहल बनेगा। विनाइल अल्कोहल से मुराद कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, याद है सबको, OH हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर उसके बाद इसके टॉटोमेरिज्म हो जाएगी, ये मूवमेंट होगी यहाँ पर बॉन्ड की, और ये बन जाएगा इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। पढ़ा है सबने रिएक्शन, बहुत मशहूर रिएक्शन है चैप्टर 5 का, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइन। क्लियर है। नेक्स्ट है इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ये तो पढ़ा हुआ हमने, एल्डिहाइड कीटोन का है, डबल ऑक्सीडेशन है, 2 बार ऑक्सीडेशन है। एक बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, दूसरी बार बनेगा एसिटिक एसिड। इथेनॉल ले लेंगे, ये रहा हमारे पास इथेनॉल, ठीक है। ये इथेनॉल ले लिया, पहले एक बार ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, ये ऑक्सीजन खींच के निकाल देगा, पानी बाहर निकलेगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। फिर फर्दर एक और बार ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा एसिटिक एसिड। इसी को कॉमन में IUPAC में बोलते हैं इथेनोइक एसिड। पढ़ा ये रिएक्शन कि जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की, तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर उसकी करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़े आराम से हो जाएंगे तीनों। तो ये सवाल हमारा निकल गया, क्वेश्चन 10 आराम से। राइट द IUPAC नेम, तो ये तो आएगा स्ट्रक्चर्स, लेकिन इसमें क्या है कि जगह बचाने के लिए एक लाइन में कर दिया गया कंडेंस करके, तो हमें इसको ओपन करना पड़ेगा, लगभग सारी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। चारों ही कंडेंस है। असल में टाइपिंग करने में मसला आता है, बॉन्ड लगाने में ना टाइप नहीं होता है सही से, तो अक्सर टाइपिस्ट लोग शॉर्टकट मारने के लिए क्या करते हैं कि ब्रैकेट ब्रैकेट लगाया कर देते हैं। तो टाइपिंग करने में तो आराम से हो जाता है, पर बच्चे के लिए कन्फ्यूजन हो जाती है। अभी क्या ही अच्छा होता है, बॉन्ड खुला हुआ तो उसका तो ज़्यादा बेहतरी कर पाते हो। तो मैं भी कभी कभी ऐसा कर देता हूँ, जब दिल नहीं करता टाइप करने का, मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन होना स्ट्रक्चर कैसे चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज, सही है भाई, तो परेशान मत होना। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, तो ओपन करना पड़ेगा पहले इसको देखो, कार्बन है उसके साथ 3 CH3 लगाए, कार्बन है 3 CH3 इसके साथ लगा लिया, देखो ठीक है। उसके बाद ये CO मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये C डबल O, इसके बाद CH2 2 बार, CH2 उसके बाद C डबल OH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया स्ट्रक्चर इसका। नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 5 डाईमिथाइल, 5,5 डाईमिथाइल
4 पर ऑक्सो, 4 ऑक्सो, 6 कार्बन, हेक्स एन हेक्सेन 1 ओइक एसिड। समझ में आ गया सबको? सेकंड देखते हैं, तो पहला तो हो गया, दूसरा देखते हैं। CHO एल्डिहाइड है ना ये। चलो भाई ओपन करते हैं। C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड लग गया। इसके बाद CH2, इसके बाद क्या बोल रहा है CH, और CH के ऊपर एक CH3, क्या बोल रहा है आगे CH ब्रैकेट Br, मतलब ऊपर एक Br, क्या बोल रहा है आगे C डबल बॉन्ड O, क्या बोल रहा है आगे हैं बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। हाँ वो CH3 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब सही हो गया, सही है, टाइपिंग मिस्टेक। अब सही है। नंबरिंग कहाँ से कर लें? लेफ्ट से करेंगे, यहाँ से कार्बोनल करीब है। तो 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा बी से ब्रोमो, नाम खत्म होगा हल पे, बी से ब्रोमो, एम से मिथाइल ऑक्सो, पहले बी हो जाएगा 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या, ये मिथाइल है और ये ऑक्सो MNO, एम पहले 3 मिथाइल, 5 ऑक्सो, सारे हो गए। अब आ जाओ वर्ड रूट, 6 कार्बन, हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड, एन, और 1 पर एल्डिहाइड, तो 1 अल। क्लियर है? सीखा ना हमने, तो बहुत प्रैक्टिस की है इसकी। अगला देखो CH3 मतलब कि हमने CH लिया और 2 CH3 लगा दिया। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये एस्टर हो गया CH3। ठीक है। अब वैसे तो अल्काइल अल्कानोइड करके लिखते हैं ये, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारे पास है, ये तो हमारा बन गया प्रोपानोइड। अच्छा, इसके अंदर फिर फाइनली इसके अंदर भी क्या हमारे पास है कि एक रेडिकल हमारे पास आ रहा है, तो ये आइसो करके है, और टोटल 4 कार्बन है, ब्यूटानोइड। ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारा मिथाइल, और ये अल्कानोइड है, और IUPAC नेम लिखना है तो हमने यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4, तो ब्यूटानोइड है ये, लेकिन आइसो चूँकि एक बाहर जा रहा है, तो दिस इज मिथाइल आइसो ब्यूटानोइड। ठीक है। तो एस्टर में नेमिंग तो मैंने बताया था, अल्काइल अल्कानोइड का राइट वाला अल्काइल, लेफ्ट वाला अल्कानोइड। अब इधर पे भी आइसो हो सकता है, इधर पे भी आइसो हो सकता है, जहाँ इन दोनों लेफ्ट साइड पर डाल दिया। कुछ लोग यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल या आइसो प्रोपाइल ब्यूटानोइड करके लिख रहे होते हैं, तो कहीं पे भी आइसो मतलब चेन बाहर निकल सकती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमारे पास ये क्या है, CH3 CH2O, CH3 CH2O CH और 2 CH3, ये ईथर हो गया हमारा। ठीक है। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, दिस इज 2 इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है तो मसला? ठीक है, समझ में आ गया चारों? 4th वाला समझ में नहीं आया? ये वाला, दिस वन, ये वाला। अब देखो एस्टर क्या होता है, चलो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ। देखो ये होता है एस्टर, आर्स, ये, और एस्टर की नेमिंग में ना वो कॉमन बेसिक रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं नोमेनक्लेचर के। एस्टर की नेमिंग का अलग ही रूल है। एस्टर जब आ जाए ना, तो हम 2 चेन है, हम ये बस इसका नाम, एक तो ये वाला रेडिकल है, इसको हम लोग बोलेंगे अल्काइल, और इस वाले को हम लोग बोलेंगे अल्कानोइड। अब हो सकता है कि इसमें से कोई ब्रांच, इसमें से कोई ब्रांच बाहर हो तो आइसो बोल देंगे। तो यहाँ पर आर में हमारे पास है, दिस इज के आर में हमारे पास है, दिस इज मिथाइल, तो ये हमारा मिथाइल हो गया। और यहाँ पर टोटल कार्बन 4, 1 2 3 4, तो इसको हम लोग ब्यूटानोइड तो बोलेंगे, लेकिन कैसा बोलेंगे, आइसो ब्यूटानोइड, चूँकि एक कार्बन बाहर है, दैट्स वाई। अगर ये चारों लाइन से होता तो बस बोलते मिथाइल ब्यूटानोइड, लेकिन एक कार्बन बाहर आ रहा है चूँकि, तो हम उसको आइसो ब्यूटानोइड कह दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो वरना नॉर्मली स्ट्रेट रहता है, उन्होंने उसको ऊपर कर दिया, कोई मसला नहीं, नाम लिख सकते हैं। क्लियर है? तो नोमेनक्लेचर हो गया हमारा, ये तो आएगा आपको पता है सेक्शन बी में। तो कितने सवाल निकल गए हमारे सारे? यहाँ पर एक निकल गया, बल्कि एक निकला, 2 निकला, 3 निकला ना, एक और निकालना है, तो हमारा पेपर हो जाएगा इसमें शॉर्ट। हाँ देखते हैं कौन सा निकलता है, देख लेते हैं अभी। आगे बेटा देखते हैं कि देखो अभी एक सवाल आ रहा है चैप्टर 12 से आ रहा है। देखो यहाँ पर चैप्टर 12 से आ रहा है यहाँ पर,
व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ डज ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूशन टू द एनहेंसमेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा हो ना ग्लोबल वार्मिंग, ये वही चीज़ है। मैट्रिक वाला भी लिख दोगे तो हो जाएगा, बट चलो मान लेते नहीं याद है, छोड़ दिया। ये कर लेंगे, गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म आगे 3 स्टेप बता देना, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेशन, चेन टर्मिनेशन, हो जाएगा। 4 सवाल हो गया, पेपर खत्म। अगला ये, अच्छा ये भी कर सकते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ मैकेनिज्म टू शो व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन CH3MgCl ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्ट्स विद दिस। तो क्या पहले करें ग्रिग्नार्ड चेन की रिएक्शन करो कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से, तो हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसमें तो हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा, रिएक्शन कर लोगे ना खुद। और दूसरी बार करें एसीटोन से करा दो, मतलब कीटोन से करा दो, तो ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। पता है सबको ये बात, करके तो नहीं दिखाओ रही इक्वेशन में की बात है, इक्वेशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक 5वां सवाल भी हो जा रहा है इसमें, 3 चैप्टर को छोड़कर 10, 11, 12। सही है, आगे बढ़े। अब देखते हैं लॉन्ग कितना निकल रहा है हमारा। सेक्शन C आते हैं, देखें इसमें लॉन्ग में क्वेश्चन 3। अब देखो लॉन्ग में क्या होता है, कोई एक सवाल हमें ऑर्गेनिक से करना होता है, एक इनऑर्गेनिक से। अब लॉन्ग ए भी करके आते हैं, ए करना तो बी भी करना है। देखो पहला लॉन्ग ये, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ड्रॉ द फ्लो डायग्राम। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बना दे उसके डायग्राम के साथ। उसके साथ दूसरा सवाल देखो, बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट एंड बैलेंस करने का आ गया, ये इनऑर्गेनिक का सवाल। पहला सोडियम बर्न्स इन द एक्सेस ऑफ एयर, कि सोडियम को जब जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या सोडियम पर बनता है ना, NaO बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे तो क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, बैलेंस। क्लियर है। दूसरा मैग्नीशियम इज हीटेड विथ नाइट्रोजन, Mg + N2 क्या बन जाएगा, Mg3N2 बन जाएगा। बैलेंस करना तो क्या करें, 3 लगा दें, हो गया दूसरा सवाल। थर्ड, जिंक विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या बोला, एक्सिस में बोला कि नॉर्मली कर देते हैं, एक्सिस में अलग होता है आपको पता है। जिंक प्लस NaOH, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम, नहीं जिंक OH को रिप्लेस नहीं कर सकता ना, नहीं एक्सेस में ही है ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्योंकि आप, अच्छा बच्चे क्या कर रहे हो, तो केमिस्ट्री का दिमाग लगा रहे हैं ना। दिमाग क्या लगा रहे हैं, बोले सर जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, अलग हो गया, खत्म बात। बट सिर्फ इतने आराम से केमिस्ट्री के इक्वेशन नहीं हो जाते। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो हाउ कैन अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस सोडियम। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिंक में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो सोडियम को डिस्प्लेस कर दे। सोडियम उसका फादर है रिएक्टिविटी में, जिंक का। ट्रांजिशन मेटल की कोई हैसियत नहीं है अल्कली मेटल के सामने, तेल बेचते हैं उनके सामने, और तुम उसको और डिस्प्लेस कर दे रहे हो जैसे कि मजाक है, केमिस्ट्री नहीं है। सही बात है ना भाई। तो ये ऐसे नहीं बनेगा कि ZnOH बना दिया, ये एक वो बनेगा, ये एक्सेस में NaOH जब लेते हैं ना तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट, याद है, Na2, उसके बाद फिर ZnOH4, ये बनता है ना, याद है, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट। ये पढ़ा हुआ हमने, बुक कॉपी में होगा आपके ये, ठीक है। रीज़न भी लिखाया था मैंने इसका कि जिंक इज सॉल्युबल इन सोडियम, एक्सेस ऑफ जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है पोटेशियम पर मैग्नेट विद ऑक्जेलिक एसिड। अब चाहो तो इसका आप क्या कर लो, एक बेसिक मतलब आयनिक फॉर्म में इक्वेशन लिख लो। आयनिक फॉर्म में लिखा जा सकता है, फुल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, मैं दोनों लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4, ऑक्जेलिक एसिड होता है C2O4, सही है। और ये रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में कर देंगे, H2SO4। अब आपको पता है पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाता है MnSO4 प्लस, ये हमारा रिड्यूस होके हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, फिर पोटेशियम सल्फेट बनेगा K2SO4 प्लस वाटर। ये मैंने आपकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखी, बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बुक में शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। बुक में कैसे लिखा होगा, इसको MnO4 माइनस कर दिया गया है, ये इसी तरह से लिख दो C2O4, यहाँ पर बस H+ लगा दो एसिडिक मीडियम के लिए। ये बन के आ जा रहा है Mn+2 आइन प्लस CO2 प्लस वाटर, तो ये भी सही है। मतलब ये दोनों ही करेक्ट हैं, जो मर्जी आप चाहे मॉलिक्यूलर लिख लो, चाहे तो उसमें आयनिक लिख लो, बताया था ना आपको, कुछ भी लिख लो, दोनों चलेगा। बुक में, ओल्ड बुक में मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता था, नहीं बुक में आयनिक फॉर्म में लिखा है, जो आसान लगे तुम्हें वो करो। नेक्स्ट है, मतलब इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन में डिटेल में नहीं जा रहा बेटा, ठीक है। मेरा मकसद सारा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है।
डिटेल में जाने का मकसद नए सिरे से पूरा पढ़ाने बैठ जाऊँगा मैं, और वो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। आप करना, आप चाहते कि मैं करूँ ऐसा कुछ क्लास में। पोटेशियम डाइक्रोमेट विथ फेरस सल्फेट, सेम चैप्टर 2 का रिएक्शन है ना। रेडॉक्स रिएक्शन दोबारा आ रहा है, दोबारा से देखो, फुल कंप्लीट भी करूँगा, नॉर्मल भी करूँगा, पहले कंप्लीट देख लो। पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या मतलब हो गया, K2Cr2O7 प्लस फेरस सल्फेट FeSO4 के साथ एसिडिक मीडियम तो लास्ट में चाहिए इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए, H2SO4। ये हमारा K2Cr2O7, ये हमारा एक तो रिड्यूस होता है, एक ऑक्सीडाइज होता है। तो हाँ, क्रोमियम सल्फेट। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको मैं आयनिक फॉर्म में लिखता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, वरना आयनिक ही लिखता हूँ। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7-2 प्लस फेरस मतलब Fe+2। ये शॉर्टकट मारो यार, बहुत लंबी इक्वेशन हो जाती है वरना। अब ये जो है ना हमारा, ये Cr+3 आयन में हमारा ब्रेक हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है, और Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 बन जाता है और वाटर बन जाता है। ये हो गया इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। आयनिक फॉर्म में लिख दो, वरना बड़ा लंबा जाता है ना इक्वेशन। आयरन विद क्लोरीन, ये तो बड़ा आसान है, Fe+Cl2 ये बन गया FeCl3। बैलेंस तो कर लोगे ना भाई। ग्लूकोज में सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला है। आपको पता है, ये देखो ग्लूकोज लेंगे, ये रहा ग्लूकोज ले लिया, और सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें डालेंगे तो क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे पानी खींच लेगा इसमें से, तो कार्बन अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो 6 वाटर हो गया, 6 यहाँ आ गया। सही पता है, ये डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरीन विथ वाटर, ये तो अभी मैंने बताया था ना, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कि Cl2 + H2O, तो 2 चीज़ बनेगा, एक बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक बनेगा हाइपोक्लोरस एसिड। हो गए सारे, ये लॉन्ग कंप्लीट हमारा। सल्फ्यूरिक एसिड कर लें और ये कर लें, तो याद रखिएगा इसके साथ इक्वेशन आएगा। क्यों मसला हो गया? सोडियम जिंकेट Na2ZNO2, ओके ओके ओके। तो वही ना, एक्सेस का मसला समझ में नहीं आ रहा ना। बन सकता है, वो भी बन सकता है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे। अब वो NaOH एक्सेस में लिया जा रहा है कि नहीं, क्या मेंशन नहीं किया इन्होंने, तो सोडियम जिंकेट बन सकता है बिल्कुल, Na2ZNO2 बन सकता है, सही है वो भी। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये सवाल आप कर लो, चलो मान लेते नहीं आ रहा, नहीं करना इस तरह में, इक्वेशन नहीं करनी, तो फिर क्या करेंगे देखते हैं। हटा दो ना इसको, रिकॉर्ड हो गया ये, आप देख लेना, यूट्यूब पे आ जाएगा ये। फिर 4A भी कर लो। 4A क्या है, चैप्टर 2 से आ गया, देखो बोला ना, कॉपर के मेटलर्जी। और दूसरा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये प्रॉपर्टीज कर लो, इक्वेशन से बच गए यहाँ पर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कलर्ड कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो ये आपका हो जाएगा ये। अब इसमें Na3, अच्छा आगे और होगा शायद, तो हाँ, तो देखो ये चूँकि इक्वेशन से बच सकते हैं, इनऑर्गेनिक में बच सकते हैं इक्वेशन से, जैसे आपने कहीं नहीं किया तो आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को एक्सप्लेन कर दें और डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट को एक्सप्लेन कर दें, तो कुछ 3 को कर दें, तो वो वाला लॉन्ग भी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर किया है ना हम लोगों ने, हेसन क्लेवर प्लांट जो था, तो आराम से निकल जाए आपका लॉन्ग। मान लो इक्वेशन से बच सकते हैं, वहाँ बच सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं बच सकते। अब ऑर्गेनिक देखते हैं, ऑर्गेनिक का लॉन्ग देखते हैं। 2 लॉन्ग होगा, कोई एक करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। पहला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विच टाइप्स एंड सुटेबल एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो 3 है। ये क्या सवाल दे दिया, समझ रहे उसका मतलब है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विच टाइप्स एंड सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करें उसके टाइप्स के साथ। मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताओ, फिर 4 उसके टाइप को एक्सप्लेन करें। स्टीरियो में जाओ तो उसको दोनों टाइप को एक्सप्लेन करो, ज्योमेट्रिक, ऑप्टिकल, सब। तो बहुत बड़ा सवाल है ये, तो किया हुआ तो है लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा सवाल कौन करेगा बैठ के इसको? आधा घंटा तो इसी में लग जाएगा, बल्कि 45 मिनट लग जाएगा। क्या? हाँ भाई, हो सकता है, मुझे नहीं पता। ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया ये तो। अब स्टीरियो में तो 2 पार्ट, इसमें 4 पार्ट, 2 लॉन्ग एक साथ आ गया ये। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आता कभी भी, इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, समझ रहे हो? काफ़ी बड़ा हो गया वो, हो जाएगा तो किया हुआ है, लेकिन सवाल बहुत लॉन्ग, इतना लेंथी नहीं आता है। तो मान लेते हैं एनी वन कर लेते हैं उसको, तो वो तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है बी है, व्हाट इज ओरिएंटेशन इन बेंजीन?
मतलब वही ओरिएंटेशन मतलब किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को कहा जाता है ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशन इन बेंजीन ओल्ड बुक का नाम है, न्यू बुक में हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। मतलब ओरिएंटेशन ये है ना कि कहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जाकर ओरिएंट होगा, ऑर्थो पैरा मेटा। एक्सप्लेन ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, नेम द ईच ऑफ ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब। तो यहाँ तक तो वो ओरिएंटेशन इन बेंजीन है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को बता देना, ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ये सब बता देना, किया है ना। इसके बाद एक और सवाल इसके साथ कनेक्ट करें, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन इन रेफरेंस टू फ्रीली क्राफ्ट असाइलेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आएगा ना, बोला था लॉन्ग में, तो इसके साथ मिक्स करके दे दिया ना। ये भी काफ़ी लॉन्ग हो गया सवाल, लेकिन ओरिएंटेशन भी बताओ और फिर ये मैकेनिज्म भी बताओ असाइलेशन का। एसिटोफिनोन बनता है ना इसमें, पता है ना। तो ये 2 पार्ट हो गया इसके, ये आपका एक लॉन्ग निकल गया। अब दूसरा लॉन्ग निकालना है तो ये दूसरा लॉन्ग निकल जाए। लेकिन उन्होंने ये सवाल जो है ना शायद मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ इसमें, चूँकि ना वो स्ट्रक्चर वाला सवाल उन्होंने नहीं दिया इसमें। जो सवाल देना चाहिए था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो लाजमी होता है ऑर्गेनिक में। 6A है व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शन, बताया ना ये अल्काइलाइड में पढ़ा था। राइट बायोमोलिकुलर मतलब E2 रिएक्शन विथ इट्स मैकेनिज्म, मतलब विथ इट्स मैकेनिज्म मतलब कोई भी इक्वेशन लेकर मैकेनिज्म शो कर दो E2 के लिए। तो अपनी मर्जी से एग्जाम्पल उठा लो, कोई भी हो जाएगा ना। ये 6A, अच्छा 6A का 1 2 करके है, ओके, उसके बाद 6B आ रहा है, सही है। गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, तो इक्वेशन दी हुई है बेटा। पहला है फिनॉल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट है, देखो मैंने बताया ना डाइल्यूट देगा तो क्या होगा, यस 2, बिल्कुल सही, 2 बनेगा डाइल्यूट में। एक हमारे पास तो ये होगा कि ये फिनॉल है, सॉरी, यस, एक में ऑर्थो पर लगेगा NO2 और एक में पैरा पर लग जाएगा NO2 और वाटर, बाकी बैलेंस वैलेंस कर लोगे, सही है, मसला नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो एसीटोन की ऑक्सीडेशन करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बिल्कुल सही। क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल में भी हमने पढ़ा था कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिमूव होता है, याद है। तीसरा रिएक्शन क्या बोल रहा हो, ये तो रिपीट हो गया, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4। पीछे जो रिएक्शन किया इथाइन को इथेनॉल बनाने के लिए, वही इक्वेशन है, दोबारा से आगे होता नहीं है ऐसा कभी, ये गलती है सवाल में, को मिस्टेक है पेपर में, क्योंकि एक ही रिएक्शन 2 बार आ गया एक ही पेपर में। यही सवाल शॉर्ट में भी आया, यही दोबारा लॉन्ग में भी आ गया। बट ये ब्लंडर आपको पता है बोर्ड के टेस्ट में पेपर में नहीं होता, एक बार एक ही सवाल आएगा, इतने मज़े नहीं आएंगे वहाँ पे आपके कि वहाँ पे भी कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया और 2 जगह से निकाल लिया। तो क्या वो 10 बार चेक होता है ना बेटा, वो यहाँ तो एक ही टीचर ने बना के डायरेक्ट प्रिंट कर दिया होगा, तो गलती रह जाती है, लेकिन वो 10 बार चेक होकर बोर्ड का एग्जाम का पेपर आपके पास आता है। बी है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट आया लॉन्ग के अंदर आया, चैप्टर 10 एक लॉन्ग बना है। अब देखो ये चैप्टर 10 पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, अगर आपको ये किसके बजाय ये लॉन्ग करना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा बीटा कन्फिग्रेशन, फ्यूरानोस एंड पैरानोस स्ट्रक्चर, ये सब हमारा उसका है, चैप्टर 10 का है। आगे बढ़े, खत्म हो गया। अच्छा मतलब 6A 6B, अच्छा 5A 5B तो निकल गया ना, और ये 6A 6B, तो 5A 5B ज़्यादा आराम से हो रहा है बजाय 6A 6B। मतलब एक सवाल तो निकल जाए, लॉन्ग का एक पार्ट बन भी रहा है, तो उसका चॉइस में आप छोड़ सकते हैं, आप ये वाला लॉन्ग कर लो तो पूरा पेपर हो गया आपका। फंसा क्या, सिर्फ MCQs फंसा, जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ। अच्छा बेटा आप देखिए प्रैक्टिकल सेंटर का ये पेपर है, सेकेंडरी केमिस्ट्री का, देखते हैं MCQs एटलीस्ट सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद टाइम मिला तो आगे देख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन MCQs सॉल्व करते हैं, 17 MCQs यहाँ पे भी होंगे, PC का कॉम्प्रिहेंसिव है 2025 ईयर का। फर्स्ट इट इज़ यूज्ड इन फायरवर्क्स एंड फर्टिलाइजर्स, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। सेकंड है द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्राइट्स फॉर अल्कली मेटल इज डैश, M3N2, बिल्कुल सही, जैसा मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है, बिल्कुल सही। नंबर थर्ड है द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2 इज डैश, अब Mn+2 अभी तो आया था ना, ये होता है 4s2 3d5, और जब +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनिकली गया, तो 4s0 3d5 कहाँ है, पता नहीं, अभी तो करा है, दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है ना, कन्फिग्रेशन नहीं कर रहा। फोर्थ दिस टाइप ऑफ फॉलोइंग सी, अच्छा कोल कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, एंथ्रासाइट, सही, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन इसी में। फिफ्थ द मेंबर ऑफ 5 and 6 मेंबर्ड रिंग इन बकीबॉल आर रेस्पेक्टिवली,
12 20 12 20 है ना, 12 5 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं बकी बॉल में। 6 है द इंटरनल एंगल इन साइक्लोप्रोपेन इज ऊपर करो जरा। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा इसका आसान तरीका है बेटा, इसका शॉर्टकट बता। द इंटरनल एंगल इन साइक्लोप्रोपेन, अब साइक्लोप्रोपेन क्या, ये ना साइक्लोप्रोपेन ऐसी होता है ना, अब ये एंगल क्या आएगा तो पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है और तीनों का एडिशन कितना हमारे पास है 180 है, तो 60 + 60 + 60 180, तो 60 आ गया, एक एंगल ये 60 डिग्री आ गया। मैथमेटिक्स लगा सकते हैं इसमें थोड़ी सी, ठीक है। तो नंबर 7 है द फॉलोइंग आर द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H12 एक्सेप्ट डैश। C5H12 का आइसोमर बता रहे कौन सा, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम गिन लो बस, शॉर्टकट। 5 कार्बन ना, 5 कार्बन ये आइसोमर हो सकता है। 2 मिथाइल ब्यूटेन 4 और 1 5 कार्बन ये भी हो सकता है। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 4 कार्बन यहाँ और 2 कार्बन यहाँ 6 कार्बन, ये नहीं है हमारा आइसोमर। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, कार्बन ही गिन लो बस, इसमें कार्बन 6 हो गया, आइसोमर तो हो ही नहीं सकता वो, सही है। पूरा बनाओगे तो भी यही आंसर आएगा, बट टाइम लगेगा उसमें। नंबर 8 दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रेशन ऑफ प्रोपाइन, तो पढ़ा है ना भाई, ये रिएक्शन आ गया चैप्टर 5 का। प्रोपाइन की हाइड्रेशन से क्या बनेगा, देखो शॉर्टकट है, इथाइन की हाइड्रेशन जब करते हैं तो इथेनॉल बनता है, और जब प्रोपाइन की करेंगे तो फिर हमारा प्रोपानोन बनता है, शायद एसीटोन कीटोन जो होता है, तो है प्रोपानोन। पढ़ा है ना हमने इसको, याद है चैप्टर 5 में जब मैंने कराया था तो इथाइन की भी हाइड्रेशन कराई थी और प्रोपाइन की। पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है। जब हाइड्रेशन ऑफ इथाइन कराई है तो उसी के नीचे प्रोपाइन की भी कराई है चैप्टर 5 के अंदर, याद है आप लोगों को, भूल गए? करूं क्या, दिख गया है, किया हुआ है, बन रहा है उसमें आखिरी में, देखो पॉइंट प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोपानोन या एसीटोन बन रहा है, कीटोन बन रहा है ना एंड में, ठीक है। और ये कॉपी में किया हुआ है बेटा, ठीक है। 9th है द बॉन्ड एंगल इन टर्शरी अमाइन इज डैश। अमाइंस जितने भी होते हैं उसमें बॉन्ड एंगल क्या रहता है, 160 डिग्री 107 डिग्री, चूंकि पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है अमाइन का, पढ़ा ही है नहीं पढ़ा है? अमाइन का पढ़ा है ना भाई, अमोनिया प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, तो सारे हमारे पास पिरामिडल होते हैं। 10th है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड डैश। 40% ये बताया था ना फॉर्मेल्डिहाइड, वैसे फॉर्मेल्डिहाइड गैस होता है, लेकिन लैब में मैंने बताया था आपको कि ये सॉल्यूशन के फॉर्म में रखा हुआ होता है, वो बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पे ना, स्पॉटिंग के लिए जो होता है उसको, उसका फॉर्मलिन कहते हैं ना, फॉर्मलिन सॉल्यूशन में डिप किया होता है सारे स्पीशीज़ वगैरह को बायोलॉजी लैब में, जोलॉजी लैब में, तो वो 40% सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, उसको फॉर्मलिन कहते हैं, बॉटल्स में भर के रखा होता है। 11th है द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू अल्केन बाय यूजिंग हाइड्राजीन एंड KOH इज एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज। पढ़ा था ये कलम ने, 2 तरह से बनाया था रिडक्शन करके हाइड्रोकार्बन, एक था क्लेमेंसन रिडक्शन, एक था वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अगर हम यूज़ करते हैं ZN और HCl तो ये था क्लेमेंसन रिडक्शन, और हाइड्राजीन अगर यूज़ करेंगे और बाद में KOH यूज़ करेंगे, दिस इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ढूंढ लो वुल्फ किश्नर, कहाँ है वुल्फ किश्नर, ये रहा वुल्फ किश्नर। रिएक्शन क्लियर है, दिख गया, कभी तो पढ़ा है। 12th है जनरल फार्मूला ऑफ एसिड एनहाइड्राइड इज डैश, कल पढ़ा है। एसिड एनहाइड्राइड क्या बताया था, यही बताया था एसिड एनहाइड्राइड, तो देख लो कौन सा है इसमें से, ये तो है नहीं ROR, ये है कि RCO2 हो, हाँ ये है ना, क्लियर है। कल पढ़ा था एसिड एनहाइड्राइड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर करें। अभी तक कुछ इतना मुश्किल आया नहीं है, देखते हैं आगे क्या पता आ जाए बस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2 डायोल अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ HiO4, यस, पर आयोडिक एसिड, याद है ना वो, तो जो क्लीवेज करते हैं 1,2 डायोल्स की। 14th है द रेंज ऑफ थर्मोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज डैश। अब ये चैप्टर 12 आ गया, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आएगा ना, MCQs तो फंसना है, तुम कुछ भी कर लो, आखिरी के चैप्टर छोड़ोगे तो। ये पढ़ा था आप लोगों ने थर्मोस्फेयर, ये तो मैट्रिक में सबसे टॉप पे, एक्सोस्फेयर से पहले होता है ना थर्मोस्फेयर। देखो बहुत ही ऊंचाई पर हो, देखो 0 से 11 ये तो हो नहीं सकते, ये तो हमारा है ट्रोपोस्फेयर, शॉर्टकट मारते हैं, ट्रोपोस्फेयर हो गया ये।
ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। फिर 11 से 50 ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 85 ये हो गया मीजोस्फेयर, ये हमारा हो गया थर्मोस्फेयर। सही है, ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, कि सबसे नीचे तो हमारा होता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्म, पढ़ा था मैट्रिक में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है 15th है, स्मॉग इज अ वर्ड यूज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये भी चैप्टर 12 है। स्मॉग, स्मॉग किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? एस, स्मॉग, एस एम मतलब हो गया दैट इज स्मोक, और ओ जी मतलब फॉग। स्मोक और फॉग से मिलकर बना ना, तो स्मॉग, स्मोक और फॉग जब मिलता है तो बनता है स्मॉग। पता ही तो है, देखने से समझ में आ रहा है यार, और शॉर्ट के तो बच्चा आसान है एमसीक्यू से। वैसे भी स्मॉग जो है ना वो ऐसे ही, फॉग तो धुंध होता है ना, उस धुंध में अगर आपका धुआं मिल जाए तो बन जाता है स्मॉग, जैसे लाहौर में होता है, पंजाब में होता है ना स्मॉग वो, और कराची में होता है फॉग। सही है। नेक्स्ट है द मेडिसिन विच इज़ यूज टू रिड्यूस द हिस्टामाइन लेवल। अब ये चैप्टर 11 ड्रग्स वाला भी पीछे आया था ना, डीजे कॉलेज में आया था, एस्पिरिन का नाम एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, अब इसमें यह वाला आ गया। हिस्टामाइन लेवल को रिड्यूस करने के लिए कौन सा ड्रग इस्तेमाल किया जाता है? उसको बोलते हैं एंटी एलर्जी। अब एंटी एलर्जी ड्रग्स जो होता है ना, तो असल में होता क्या है कि लाइक जब कोई फॉरेन स्पीशी, जब कोई फॉरेन कोई भी स्पीशी एंटीजन हमारे बॉडी में दाखिल होता है एज पर द रूल्स ऑफ बायोलॉजी, तब तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो एक्टिव होता है, और इम्यून सिस्टम क्या करता है, केमिकल को रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन को रिलीज करता है। हिस्टामाइन क्या करता है कि ये बॉडी में से जर्म्स को निकालने की कोशिश करता है, जो भी एंटीजन दाखिल हुआ है ना उसको बाहर भगाने की कोशिश करता है हिस्टामाइन। उसमें फिर क्या होता है, इसको कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब हिस्टामाइन लेवल ऊपर जाता है ना तो रनी नोज होता है, छींकें आती हैं, खांसी होती है, नज़ला हो जाता है। अब उसको हिस्टामाइन लेवल को डाउन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग हैं, एंटी एलर्जिक, जैसे रिजिक्स टैबलेट्स हो गए, जैसे रेजिक्स और दूसरे और होता है ना टैबलेट्स खाते हैं, तो वो क्या करते हैं हिस्टामाइन लेवल को कम करता है, तो उससे क्या होता है, नज़ला वगैरह ये सब खत्म हो जाता है। ठीक है, बोलता है ना एंटी एलर्जिक टैबलेट खाओ, एलर्जी हो गई है भाई, जुकाम हो गया, तो एलर्जी क्योंकि हिस्टामाइन लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा जब हम इसको पढ़ेंगे ड्रग्स वगैरह के बारे में कि किस तरह मेडिसिन आपकी बॉडी में एक्ट करता है। ठीक है, नंबर 17, दिस कार्बोहाइड्रेट इज सर्व्ड एज फ्यूल फॉर द ब्रेन। हाँ भाई, पक्की बात है, पक्के बताओ तो सही, मुझे क्या पता। फ्रक्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, हाँ ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज ब्रेन के लिए फ्यूल के तौर पे काम करता है। मेन तो यही हमारे पास है जो कि एनर्जी है। अच्छा, इसके बाद सेक्शन बी है। अच्छा, सेक्शन बी में अगर आप देखें उसके अंदर क्या क्या सवाल है। अच्छा, इसमें और करके बहुत होता है। अब एक ही सवाल देखो और लगा हुआ, तो ये तो आराम से हो जाएगा। इसको देख के अगर बोला पेपर हो जाएगा तो फालतू की बात है। ये ऐसा पेपर आता ही नहीं है, ऐसा पेपर आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, जो मर्जी वो कर दो। व्हाट इज फ्लेम टेस्ट, मेंशन द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ अल्कली अल्कलीन अर्थ मेटल, ये तो ये कर लो। या व्हाट इज मेंट बाय टर्म डायगोनल रिलेशनशिप, गिव डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट इन पी ब्लॉक। ये नहीं आता तो ये कर लो। राइट 4 पॉइंट्स ऑफ यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम इन ग्रुप 2 है, तो कोई भी कर लो, एक सवाल हो जाएगा आपका शॉर्ट में। सही है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली, गिव इट्स रिएक्शन विद HCl एंड H2O। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, किस तरह से कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है, इसके रिएक्शन शो कर दो HCl के साथ और H2O के साथ। मतलब ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 ना, इसके HCl से रिएक्शन शो कर दो और इसी का वाटर से कर दो, हो जाएगा। ये किया हुआ ये सब। या ये भी नहीं आता तो अलॉय को डिफाइन कर दो। राइट द नेम ऑफ 3 अलॉयज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉन्ग विद देयर कंपोजिशन इन यूजेस, ब्रास, ब्रोंज, ड्यूरेलिन किया था ना हम लोगों ने, ये सब कर लो। क्लियर है। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा है, इसका हर सवाल हो जाएगा, और इतना लगा हर सवाल हो जाएगा इसका। थर्ड, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज के बारे में बताना है उनकी, तो ये चीज़ कर लो। या फिर डिफाइन करो लिगेंड्स को एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट्स। डोनर साइट से मुराद के नेगेटिव लिगेंड हो गया हमारा और न्यूट्रल लिगेंड हो गया, इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिगेंड से और उसकी क्लासिफिकेशन कर दी जाए, तो ये भी आपको आता है, किया हुआ आपने।
क्वेश्चन 4 है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर करो, ये कर लेते हैं बस, ये काम की चीज़ यही लग रही है फिलहाल। इसके सवाल पढ़ के फ़ायदा नहीं है, इतने सारे चॉइसेस हैं, क्या फ़ायदा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब ये पूरा कोर्स है ये आपका, और करके पूरा कोर्स जल गया ये, ठीक है। तो और इसीलिए बच्चे इसका पेपर करके जाते हैं, बोलते हैं यार कोई टकराया नहीं, ये नहीं और टकरा गया, तो उसमें तो टकराएगा ही, इतना सारा सवाल है। अब इसमें से तो आ ही जाएगा, तो पूरा आधा बुक है ये, तो इसमें से तो आना ही है, कुछ भी कर लो तो। हाँ, अगर एक एक सवाल होता तो मानते हैं, जैसे डीजे का पेपर आ गया तो बोले आप ये कम सवाल था और पेपर भी टकरा गया, इतने सारे सवाल तो टकराना ही है, ठीक है। तो राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। चलो अब इसका देखो क्या हो जाएगा, NO नाइट्रोसिल होता है ना, 5 है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज पेंटा नाइट्रोसिल। और Fe क्या होता है, अब देखो उसमें भी चार्ज नहीं डाला हो तो आयरन ही लिख दो, और ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगा ना, चूंकि है ही नहीं कुछ, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, बाकी तो लिगेंड ही नहीं है, क्लियर। अब इसका देखो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीलेटो दिया हुआ है, ऑक्सीलेटो और क्लोरो, पहले पोटेशियम भी दिया हुआ है, तो पहले क्या हो जाएगा, पोटेशियम, फिर क्या आएगा, ऑक्सीलेटो का क्लोरो, ऑक्सीलेटो डाई क्लोरो, कितना 2 दिया हुआ है, डाई ऑक्सीलेटो Cr, कैटाइन है तो क्रोमेट, उसके बाद ब्रैकेट क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर +3 -4, चूंकि -2 एक का होता है ना, -2, ये हो गया -6 +3 हो गया, तो मसला तो नहीं है। Na3AlF6, यहाँ पे ब्रैकेट आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम, 6 फ्लोरीन है तो क्या हो गया, हेक्साफ्लोरो, उसके बाद एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर -6 यहाँ +3 यहाँ, 3 आ जाएगा, तो मसला। इसके बाद ये देखो इथाइल डाइअमाइन, अमाइन, ए पहले 2 है तो क्या हो गया, डाइअमाइन, डबल M से अमाइन, 1 है तो ये हो गया इथाइलिन डाइअमाइन। उसके बाद Ni, निकल, स्मॉल ब्रैकेट, SO4 क्या हो गया, सल्फेट, ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0 यहाँ, यहाँ 0, यहाँ -2 आ गया, क्लियर है, मसला तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है, कोई आसान है। SCN4 थायोसानो 4 है, टेट्रा थायोसानो, Cu -4 लगा, -2 लगा हुआ, तो क्यूपरेट हो गया, क्यूपरेट, आखिरी में आइन आ जाएगा, ये -4 उधर गया तो 2 हो गया, ये क्लियर है। शॉर्टकट मारो, समझ में आ रहा है, मकसद समझाना नहीं, आंसर बताना कि ये आंसर इसका है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने लेक्चर डाल दिया, समझाने वाला बहुत सारा, घंटों का, समझना है तो वहाँ से देख लें। तो बच्चे यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे होते हैं, बोलते हैं जल्दी सर समझा के चले जा रहे हैं, तो अल्लाह के बंदे समझाया हुआ मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ों को। मसला है तो आप जाकर पहले आप प्रॉपर लेक्चर लें, उसके बाद आप ये लेक्चर देखें, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा लेक्चर देखने का जब तक आपको पीसी की चीज़ आती ही नहीं है। बच्चे बोलते हैं ना बस ये पीसी का पेपर सर सॉल्व करा, ये देख लेते हैं काफ़ी हो जाएगा, तो इतने आराम से नहीं हो जाता है, पूरा सीखना पड़ता है। अब जब मैं इतने तेज़ी में कर रहा हूँ और जब फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो पागल हो जाएगा कि ये क्या करा रहे हैं सर, पता नहीं ऑक्सीलेटो पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं, वो तो जो पढ़ा होगा उसको अंदाजा होगा क्या लिख रहे हैं सर। इसके बाद NH4 3 है ना शायद ये, तो हो गया हमारा अमोनियम होगा ना, ट्राई तो नहीं लिखेंगे, अमोनियम, ब्रोमो 3 है, ट्राई ब्रोमो, ट्राइसानो, Cr है तो क्रोमेट हो जाएगा क्योंकि कैटाइन है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये हो गया +3, ये हो गया -3, ये हो गया -3, ये 3 आ गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ग्रुप ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट, छोड़ दो उसको, इरेगुलरिटी मैंने आपको एक्सेप्शन कराई नहीं है उसकी, और गिव रीजंस फॉर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 रीजन है, को 4 कर रहे हैं। क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड फ्रॉम देयर सॉल्ट बट कैन नॉट फ्लोराइड, मोर रिएक्टिव है फ्लोरीन, दैट्स वाई उसको सॉल्ट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन रेगुलरली इंक्रीज डाउन द ग्रुप,
डाउन द ग्रुप, चूँकि LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्स स्ट्रॉन्ग होती रहती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है। फ्लोरीन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्लोरीन का, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन का। आयरन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल। मल्टी-डेंटेड लिगेंड आर आल्सो कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट, पढ़ा ना चिलेटिंग एजेंट, बिकॉज दे कैन डोनोट मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू बेंजीन टू सेंट्रल मेटल एटम। ये सब लिखा हुआ है बेटा, लिख नहीं रहा मैं पूरा, ठीक है। क्लोरीन एक्ट्स एज ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट कैन लॉस एंड गेन इट कैन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एज वेल इन अ रिएक्शन। एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, 0 से -1 भी हो सकता है, 0 से +1 भी हो सकता है। पढ़ा ना, अभी रिएक्शन कराया था मैंने वाटर के साथ, हो गया सारा। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जिंक इज लीस्ट इन 3D। बाइंडिंग एनर्जी छोड़ दो, मैंने पढ़ा ही नहीं। बाइंडिंग एनर्जी मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाता भी नहीं कभी। बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन एक्सेप्ट फ्लोरीन। मतलब जब हम क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है सवाए फ्लोरीन के, चूँकि वह इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज़्यादा हो जाती है ना, ठीक है, हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। क्लियर है? 4 तो निकाल ही लोगे, 8 में से कोई मसला। आगे बढ़ते हैं। Define polymerization, give its classification, describe the preparation of nylon 6x6 and polyvinyl chloride। देखो बेटा, ये तो कर लोगे, पोलीमराइजेशन डिफाइन कर लोगे, इसकी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दोगे, एडिशन और कंडेंसेशन। ये नहीं कर पाओगे क्योंकि चैप्टर 11 से आया भाई। ये हम लोगों ने एडिशन पोलीमराइजेशन में एग्जाम्पल किसकी की है भाई? पॉलीथीन की, और कंडेंसेशन में बेकलाइट किया है। अब जब चैप्टर 11 में जाओगे ना तो वहाँ पर आपका नायलॉन 6x6 आएगा। ये एक हमारा पॉलीमर होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड तो कर लोगे, लेकिन नायलॉन 6x6 चैप्टर 11 में सिंथेटिक फाइबर के टॉपिक में, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं हो सकेगा। और ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, किसी एक इंडस्ट्री को ब्रीफली डिस्क्राइब कर दो। फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट इंडस्ट्री, ये चैप्टर 11 से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 12 से आ रहा है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। व्हाट आर ऑटोमोबाइल पॉल्यूटेंट, मतलब पॉल्यूटेंट्स को बताना, एयर पॉल्यूटेंट्स को। हाउ डज कैटलिस्ट कन्वर्टर कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस एयर पॉल्यूटेंट, ये सब जब चैप्टर 12 पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। और एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, कि ओजोन किस तरह से बनता है, स्ट्रेटोस्फेयर में किस तरह टूटता है, ये भी चैप्टर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप इसको छोड़ के पेपर निकाल लोगे आराम से, ऐसा मसला नहीं होता। अब देखिए आखिरी में आ रहा है। अब ऑर्गेनिक देख लें। ऑर्गेनिक में क्या है? डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, गिव इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब वही आपको ओरिएंटेशन इन बेंजीन मतलब मोनो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट बताना है और इक्वेशन लिखनी है। बेंजीन को इसमें पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। किसको? बेंजीन को बोले, पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड में बेंजीन को कन्वर्ट करना है। बहुत लंबी कहानी है। पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड का मतलब 3 स्टेप है, देखो ना भाई। पी नाइट्रो बेंजोइक एसिड क्या मतलब है? ये रहा बेंजोइक एसिड, ये रहा नाइट्रो, नाइट्रेशन भी होनी है, अल्काइलेशन भी होनी है, ऑक्सीडेशन भी होनी है, तीनों काम होना है। 1 मिनट, अगर हम एक बार पहली बार में अगर हम पहले नाइट्रेशन करा लेते हैं तो ऑर्थो और पैरा पर हमारा लग जाएगा। अगर हम पहले नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन मेटा डायरेक्टर है, नहीं, पहले हमें करानी पड़ेगी मिथाइलेशन बेंजीन की। देखो ज़रा इसको, ये थोड़ा लंबा इक्वेशन। हमने बेंजीन लिया, सबसे पहले इसकी हम लोग कर लेते हैं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का क्या मतलब होता है? CH3 Cl से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? ये CH3 यहाँ पर अटैच हो जाएगा, आ जाएगा CH3 यहाँ पर। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो हम क्या करेंगे? इसकी फिर फर्दर अब इसकी नाइट्रेशन करा देंगे। जब नाइट्रेशन कराएंगे तो HNO3 से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आने वाला NO2 ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा किस पर? एक ऑर्थो पर हो जाएगा, एक पैरा पर हो जाएगा। 2 अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, ऑर्थो वाला भी बनेगा और साथ में पैरा वाला 50-50 ये बनेगा ना भाई। अब फर्दर अब इसकी हम क्या कर देंगे? अब इसकी हम ऑक्सीडेशन कर देंगे KMnO4 के साथ। तो ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो आपको पता है क्या होता है?
कि जो हमारा CH3 ग्रुप है वो COOH में चेंज हो जाता है। तो एक NO2 हमारे पास ये रहा, एक NO2 हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास हुई, दिस इज O नाइट्रो, दोनों एक साथ बनेगा, सिर्फ P नाइट्रो नहीं बना सकते तो। और ये हमारा हो गया पैरा नाइट्रो। नहीं समझ में आई बात? तो ये है, ये चीज़ है, तो ये रिएक्शन है पहला वाला कि बेंजीन को कन्वर्ट करना था पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। तो पहले हमने बेंजीन की मिथाइलेशन, तो टोलुइन बना, फिर उसकी नाइट्रेशन की तो O नाइट्रो टोलुइन बना, P नाइट्रो टोलुइन बना, फिर दोनों की हमने कर दी क्या, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन की तो क्या बन गया हमारा CH3 ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप में चेंज हो गया। ऐसा ही हुआ, ये पढ़ा ना हमने सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के अंदर, ये वैसे हुआ। तभी को Ni1 लिखा हुआ है, जो इतना बड़ा है तो एक ही करेगा बच्चा, तो थोड़ी ना इतना सारा करेगा, एक ही में 3 पूछ लिया उन्होंने। M नाइट्रो टोलुइन, अब इसमें रिवर्स करेंगे, मेटा नाइट्रो टोलुइन बनाना है तो बेंजीन रिंग लिया हमने और मेटा नाइट्रो टोलुइन। तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम नाइट्रेशन करा लेते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारे पास NO2 यहाँ अटैच हो जाएगा। उसके बाद फर्दर अब इसकी क्या करा लेते हैं, मिथाइलेशन, CH3Cl और H2SO4 सॉरी AlCl3। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास जो है वो मेटा पोजीशन पर CH3 अटैच हो जाएगा प्लस HCl। तो ये हमारा बन गया मेटा नाइट्रो टोलुइन, सॉरी अब सही है, करेगा मेटा नाइट्रो टोलुइन। TNT ट्राई नाइट्रो टोलुइन। TNT क्या होता है, तो TNT मोहल्ला है पीछे हमारे रेमो चौक के करीब तो TNT मोहल्ला नहीं है, मोहल्ला के बंदे ये TNT है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। PTCL का पुराना नाम था TNT, वो अलग चीज़ है। टेलीबोर्ड था टेलीग्राफ एंड टेलीफोनिंग, अब ये हो गया है ट्राई नाइट्रो टोलुइन जो एक्सप्लोजिव है, बम वगैरह बनाते हैं उसमें। आपको पता है कैसे बनता है ये TNT? कि पहले हम लोग ले लेते हैं, बेंजीन से स्टार्ट करना है, तो पहले तो आप बेंजीन से स्टार्ट करके टोलुइन बना लो। CH3Cl लिया, AlCl3 लिया, बन गया टोलुइन। फिर इस टोलुइन की नाइट्रेशन कर ली, लेकिन नाइट्रेशन जब करेंगे तो कंसनट्रेटेड यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा जिसमें तीनों पर, दोनों ऑर्थो पर और मेटा पर हमारा क्या लग जाएगा, NO2 2,4,6 नाइट्रो टोलुइन। समझ में आ रही बात? पढ़ा हुआ है ना, ये कोई बुक का ही रिएक्शन है, वो मैंने लिखा बस, नहीं समझ में आई बात? नाइट्रेशन है ना ये टोलुइन के, सिंपल। तो मसला ये सब चीज़ें पढ़ी हुई, नई चीज़ होगी तो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिफाइन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। वो डिफाइन कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, कैटेनेशन, होमोलोगस सीरीज, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, पॉलीसेकेराइड चैप्टर 10 है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज चैप्टर 10 है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथेन का स्ट्रक्चर बना दो हाइब्रिडाइजेशन वाला, या एसिटाइलिन, ये मतलब एसिटाइलिन मतलब इथाइन का बना दो। आल्सो एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ इथाइन विद द हेल्प ऑफ 2 रिएक्शन। वही ना, एक सिल्वर नाइट्रेट से था, एक CuC है ना, याद है? ये हो जाएगा ये। और गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल।